है मूलभूत गणित या आधारभूत गणित। जी हाँ बच्चों, मजा आ जाएगा, बता रहा हूँ आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर में ना मजा आ जाएगा। आया तो पिछली क्लासों में भी था सर, मजा तो आ ही रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब हम 4-5 लेक्चर पढ़ चुके हो, ये क्योंकि ये 5वां लेक्चर है, तो आप मुझे समझने लगे होंगे कि मैं कैसा क्या बोलना चाह रहा हूँ किस पॉइंट पर, और मेरा क्या बोलने का मतलब है। सिंक्रोनाइजेशन होने लगेगा धीरे धीरे। याद करो पहली क्लास में बताया था सॉरी बेटा। तो मूलभूत गणित, जी हाँ बेटा, और हमारा चैप्टर है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ। चलिए बात करते हैं चैप्टर प्रोग्रेस की। तो बेटा चैप्टर प्रोग्रेस में हम कहाँ कहाँ तक आ गए, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमने त्रिकोणमिति सीखा, उसके बाद बीजगणित सीखा, उसके बाद अवकलन सीखा, उसके बाद उच्चिष्ट निम्निष्ठ जो कि आप सीखेंगे, फिर आपको पढ़ाया जाएगा समाकलन, फिर आपको पढ़ाई जाएगी निर्देशांक ज्यामिति, और फिर पढ़ाया जाएगा ग्राफ। क्लियर है? तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? तो सर आज आप हमें सिखाओगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ, ठीक है। इसको एक और नाम से भी बोलते हैं, जिसको चाहो तो लिख लीजिए, उच्चतम एवं न्यूनतम। उच्चतम एवं न्यूनतम, है ना। चलिए तो शुरू करेंगे कहानी को। लेकिन बेटा क्यों जरूरत पड़ती है इसका, मैं आपको सुनना, फिर इसके बाद मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसके मैं आपको कुछ 4 या 5 पॉइंट दूंगा, मेरी मर्जी से बनाए वो पॉइंट है, वो कॉन्सेप्चुअल, लेकिन लैंग्वेज अपनी है, तो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको दूंगा वो पॉइंट। आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन पॉइंट्स को एज इट इज दिमाग में रखो, कहीं नहीं फंसोगे, यकीन मानिए कहीं नहीं फंसोगे। तो चलिए उच्चतम एवं न्यूनतम। तो बेटा सबसे पहले उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ बोल दीजिए, उच्चतम एवं निम्नतम। इसको अंग्रेजी में भी बोलते हैं बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमा, मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा को। क्या कहानी है मैक्सिमा मिनिमा की या उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ की? अब देखो बेटा, कभी कभी हमसे सवाल में इसकी जरूरत क्या है, मैं तो आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूं कि हमसे पूछते हैं, जैसे इसकी ऐसे पूछेंगे, मान लीजिए कि आपके हाथ में एक कण है, एक गेंद है, और आप इसको ऊपर की ओर फेंकना चाहते हो, आप इसको ऊपर की ओर फेंकना चाहते हो, तो बताइए इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? यस, ये पूछते हैं आपसे। इसके 2-3 तरीके हैं निकालने के, लेकिन एक तरीका ये भी है बेटा, एच मैक्सिमम से, अधिकतम वाले कॉन्सेप्ट से भी निकलता है। तो अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? अरे यार जब किसी गेंद को आप फेंक रहे हो, मान लीजिए ये गेंद है, अब मैं इसको आज ऐसे फेंकता हूं, तो यार ये कितने ऊपर जाएगा? जमीन से कितना ऊपर जाएगा? कितना अधिकतम? एक लिमिट तो होगी ना, आप फेंकोगे तो कोई इतना ऊंचा फेंकेगा, कोई इतना ऊंचा, कोई इतना ऊंचा। तो जब आप फेंक रहे हो तो ये कितना अधिकतम ऊंचा जा सकता है? तो अधिकतम वाला, अधिकतम मतलब उच्चिष्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, या निम्निष्ठ वाला, जो भी है, मतलब उच्चिष्ट निम्निष्ठ वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। तो यार सर हमें उच्चिष्ट निम्निष्ठ नहीं आता होगा तो हम उस सवाल को कर नहीं पाएंगे। हालांकि और भी फिजिक्स में उसके तरीके हैं, लेकिन इस तरीके वाले को इस तरीके से तो नहीं कर पाएंगे फिर उसको, तो हमें ये तरीका भी सीखना पड़ेगा। या कभी कभी बोलते हो कि वेग या किसी वस्तु की चाल कितनी रखी जाए, या इसकी अधिकतम चाल ज्ञात करो, या इसका अधिकतम वेग ज्ञात करो, जिससे कि ये तीसरे आदमी को पकड़ ले। यस, जैसे चोर भाग रहा है, पुलिस पीछे पीछे भाग रही है, फिजिक्स में यूज बता रहा हूँ। तो पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो पुलिस वाला पीछे है, चोर आगे है। पुलिस अधिकतम कितनी रफ्तार से भागे कि यह चोर को इतने समय में पकड़ ले, या इतनी दूरी पर जाकर पकड़ ले। तो अधिकतम चाल क्या होनी चाहिए पुलिस की? तो इन सब छोटी छोटी जगहों पे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। या आपको बोलेंगे कि एक वलय है, एक रिंग है, एक वृत्त है। अगर आपने 10वीं पढ़ी होगी तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा। एक वृत्त है बेटा, जब किसी चालक तार में से धारा जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र आता है। हंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, HC ओरस्टेड का प्रयोग था बेटा, अगर आपको याद आ रहा होगा। हंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, HC ओरस्टेड। आपकी किताब में HC नहीं लिखा रहता, सिर्फ ओरस्टेड लिखा होता है, तो किताबों में लिखा होता है ओरस्टेड का प्रयोग। तो ओरस्टेड के प्रयोग के हिसाब से जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र आता है। कुछ इस तरीके की कहानी है कि बेटा मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है, एक वृत्ताकार चालक तार है, इसमें मैंने धारा प्रवाहित की, तो ऑब्वियस ही बात है चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो पूछते हैं कि ये जो वृत्ताकार है, ये जो चुंबक बनी है ना, तो ये जो वृत्त है, ये जो वलय है, इसकी अक्ष पर केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा? या ऐसी ही एक और वलय है, उस पर आवेश आपने एक समान रूप से वितरित किए हुए हैं, जिनका रेखीय आवेश घनत्व तो दे देते हैं लैम्डा, और आपसे पूछते हैं कि वलय की अक्ष पर केंद्र से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी? बेटा इसमें मैक्सिमा मिनिमा लगता है, इसमें उच्चिष्ट निम्निष्ठ लगता है। तो उच्चिष्ट निम्निष्ठ वहां डायरेक्ट लगाएंगे भौतिकी में, इसलिए आज सीखना जरूरी है। तो कोई भी चीज फालतू नहीं है, बता देता हूं। तो मैंने ये तो आपको ये बता दी, पहले तो मैंने आपको जरूरत बताई, इसकी जरूरत क्यों है इसकी जरूरत, क्योंकि हमें फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, हम किसी दिए हुए फलन का उच्चतम मान और निम्नतम मान निकालते हैं बेटा। इसमें इस उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ वाले जो अध्याय में हम पढ़ रहे हैं आज,
उसमें हम दिए हुए फलन का उच्चतम या निम्नतम मान निकालने की कोशिश करेंगे कि इसका अधिकतम से अधिकतम मान क्या हो सकता है या इसका न्यूनतम से न्यूनतम मान क्या हो सकता है। तो हम उच्चतम और निम्नतम मान निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा उदाहरण की सहायता से इसको मैं करवाऊंगा। एक उदाहरण पकड़ता हूं, उसी को पकड़े रखूंगा और पॉइंट्स भी लिखूंगा और उदाहरण भी करवाता जाऊंगा। क्लियर, तैयार हो? तो चलिए बेटा, तो सबसे पहले तो इसका पर्पस लिख देता हूं मैं। दिए हुए फलन का उच्चतम या निम्नतम मान निकालने के लिए दिए हुए फलन का उच्चतम या निम्नतम मान निकालने के लिए। तो अब कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास, तो आप यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे मेरी प्यारी बिंदु, मेरी प्यारी बिंदुएं। अब बहुत सारी बिंदुएं हैं, मेरी प्यारी बिंदुएं, बहुत सारी बिंदुएं आने वाली है बेटा, बहुत सारी बिंदुएं आने वाली हैं। एक एक करके डिस्कस करूंगा, वही मेथड है। जैसे आपको मैंने बोला, आपको दिया क्या रहेगा, आपको सवाल किस तरीके से आएगा, आपको आएगा y बराबर, सॉरी y भी नहीं आएगा, कभी कभी सीधा सीधा आ जाएगा, आपको आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और अगर ये भी नहीं लिखना चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बस यही लालच था मेरा। 5 को 4 बनाने के पीछे बस एक लालच यही था कि मैं कैलकुलेशन को थोड़ी आसान कर पाऊँ। खैर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 आपको एक व्यंजक है या आपको एक दे रखा है और पूछेंगे का महत्तम मतलब मैक्सिमम, उच्चतम या उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करो। इस तरीके से आपके पास सवाल आएंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा तरीका। ये तो है एक प्रश्न, अब इसी प्रश्न को हल भी करूंगा, और पॉइंट्स भी सिखाते जाऊंगा। तो आइए बेटा प्रश्न की सहायता से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग, अब देखो यहाँ पर ये ग्राफ आया है बेटा, ग्राफ मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ बस, पहले तरीका सीखेंगे। तो अभी ग्राफ सीखेंगे पर पहले तरीका। तो प्रश्न आपके सामने आया है, क्या है बेटा प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप पहला लिख रहा हूं मैं, है ना, स्टेप 1, एक स्टेप करके लिखूंगा। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान निकालने का तरीका। अब तरीका सुनना बेटा, इसको हम मिटा देते हैं। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान निकालने का तरीका, स्टेप 1, दिए हुए फलन को y के बराबर माने। नहीं आई बात समझ में? जो भी आपको फलन दिया है, क्या दिया है? हाँ सर दिया है। कहाँ है? ये रहा सर, दिए हुए फलन को y के बराबर माने। तो चलिए देखो, अब मैं एक साथ सारी स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, एक स्टेप लिखी और उसको वहीं पे अप्लाई करके बता दिया कि हाँ भाई ऐसे, अगली स्टेप लिखी फिर अप्लाई करके बता दिया, अगली स्टेप लिखी फिर अप्लाई करके बता दिया। उससे दो चीजें होंगी, आपके फंडे जबरदस्त क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली स्टेप है बेटा, दिए हुए फलन को y के बराबर माने। तो दिया हुआ फलन है क्या सर? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये फलन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। इस दिए हुए फलन को y के बराबर माने। हाँ, बहुत बढ़िया सर। आ जाइए दूसरे स्टेप में, स्टेप नंबर 2। तो पहली स्टेप समझ में आ गई, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, अभी थोड़ा सब्र रखिए, आप सीखते जाइए। स्टेप नंबर 2, dy बाई dx का मान निकालें, dy बाई dx का मान निकालें, मान ज्ञात करें, dy बाई dx का मान ज्ञात करें तथा dy बाई dx बराबर 0 करके x के सभी संभव मान ज्ञात करें। dy बाई dx का मान ज्ञात करें तथा dy बाई dx बराबर 0 करके x के सभी संभव मान ज्ञात करें। चलिए सर कर लेते हैं। आइए बेटा, तो x के सभी
संभव मान निकालने जा रहा हूं मैं, है ना। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हमें y पता चल गया। y क्या था हमारा, y क्या था हमारा x² माइनस 4x प्लस 6। ठीक है सर, ये हमारे पास हमारा y था। ये स्टेप थी पहली कि दिए हुए फलन को y के बराबर रखो, माने रख दिया। अब y मिल गया तो dy बाई डी एक्स, इसको पढ़ो dy बाई डी एक्स। अरे सर ये तो अवकलन पूछ रहा है, अरे सर ये तो अवकलन पूछ रहा है। देखो ना बेटा, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, y में परिवर्तन x के सापेक्ष। नहीं आई बात समझ में, y में परिवर्तन x के सापेक्ष। तो पहले यहां तक करते हैं, dy बाई डी एक्स का मान निकालते हैं। आइए बेटा, तो इसका dy बाई डी एक्स निकाल के बताइए मुझे, dy बाई डी एक्स निकालिए। तो कितना आएगा इसका dy बाई एक्स स्क्वायर का बेटा 2x माइनस 4 को ऐसी रखिए, x का 1 प्लस 6 का 0, तो dy बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस 4। क्या बोला था उन्होंने, क्या बोला था उन्होंने, आइए dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें। कर तो लिया, कर तो लिया। अब तथा फिर जब dy बाई डी एक्स मिल जाए ना, तो उसको 0 के बराबर रख दो। क्या बोल रहा हूँ, dy बाई डी एक्स जब मिल जाए तो उसको 0 के बराबर रख दो, और 0 के बराबर रखने के बाद x के सभी संभव मान ज्ञात करिए। आइए, तो जब dy बाई डी एक्स मिल गया तो सर dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रख दीजिए, अर्थात 2x माइनस 4 बराबर 0 कर दीजिए। dy बाई डी एक्स बराबर 0, तो 2x बराबर 4, x बराबर 4/2। dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर करके x के सभी संभव मान। अब चूंकि बेटा ये रेखीय समीकरण है, द्विघात समीकरण होती तो दो मूल आते, x की घात, चर की अधिकतम जो घात होती है ना वो, तो चर द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 हो सकती है, तो बेटा द्विघात समीकरण कहलाती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये जो चर की अधिकतम घात है वो 1 है, अर्थात ये द्विघात नहीं, ये एक घातीय समीकरण है, अर्थात ये रेखीय समीकरण है। क्या समीकरण है, रेखीय समीकरण, y बराबर mx प्लस c। तो अगर हम बात करें तो बेटा अंतःखंड इसका -4 है। खैर वो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, क्या है ना, ढाल क्या होता है, स्लोप वगैरह सब। लेकिन अभी के लिए dy बाई डी एक्स का मान निकाल के इसको 0 के बराबर करो, तो dy बाई डी एक्स मेरा कितना है 2x माइनस 4। मैंने उसको 0 के बराबर किया और फिर मैंने वहां से x के सभी संभव मान, चूंकि बेटा x में ये एक घातीय समीकरण है, रेखीय समीकरण है, इसलिए x का केवल एक मान संभव है, और x का केवल एक मान जो संभव है वो है 2। तो x का मान केवल 2 आया। मुझे x के सभी संभव मान निकालने थे, सभी में वो यही सभी है मेरे पास। तो बोलता ना भाई तेरी कुल प्रॉपर्टी कितनी है, भाई मेरे पास तो मान ले 100 रुपए, तो यही तो मेरी कुल प्रॉपर्टी है। तो ये बोलते है समीकरण कि भाई मेरा मूल ही एक है, यही मेरे सभी संभव मान है, इसके अतिरिक्त मेरा और कोई संभव मान नहीं है। क्लियर बेटा, तो ये है हमारा dy बाई डी एक्स। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। चलें आगे, तो ठीक है, तो x बराबर 2 की कहानी क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, चलिए तो अब तीसरी स्टेप क्या है सर, अब मैं क्या करूं, आप जो बोलते जा रहे थे सर मैंने वो करता गया, x के सभी संभव मान बोले मैंने वो भी निकाल लिए। 2 स्टेप्स आपने फॉलो, 2 स्टेप्स मैंने आपको सिखाए, दोनों स्टेप्स आपको फॉलो करके भी बता दिए। अब आ जाते हैं स्टेप 3 पर, अब आ जाते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 क्या क्या लिख लिया, फिर से देखते हैं। दिए हुए फलन को, देखो बेटा तरीका जान लो पहले, कॉन्सेप्ट तो अपन को आ ही जाएगा, पहले तरीका सीख लो। वैसे भी इस चैप्टर को मैंने आपको बता दिया उपयोग में कहाँ लाते हैं, हमें अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने होते हैं किसी भी फलन के, है ना। फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इस चीज को सीख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपको फलन दिया जाएगा, इस तरीके के फलन रहते हैं। अच्छा ये तो बीजगणितीय फलन है, आपको बेटा त्रिकोणमितीय फलन भी दे देते हैं। यहाँ पर लिखा हो सकता है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हो सकता है ना बेटा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको भी हम करेंगे, उस केस को भी मैं डिस्कस कर लूंगा अगर आप चाहते हो, लेकिन अभी के लिए तो बीजगणितीय समीकरण हमारे पास है, और बीजगणितीय समीकरण है तो दिए हुए फलन को y के बराबर मानो, dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो, 0 के बराबर रखो, x के सभी संभव मान ज्ञात करो। अब मेरे पास आ गया बेटा x बराबर 2। अब क्या करूंगा स्टेप 3 में, स्टेप 3 में d2y बाई, अब दोबारा अवकलन करना है, डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको बेटा, थोड़ा सा नया पॉइंट है। डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन मतलब तो एक बार अवकलन कर दिया, अब वापस से जो फलन आपको मिला उसका एक बार और अवकलन कर दीजिए। तो d2y बाई dx2 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो d2y बाई dx2 निकालेंगे तो पहले dy बाई dx तो पता हो, dy बाई dx कितना आया, dy बाई 2x माइनस 4, dy बाई dx कितना आया बेटा 2x माइनस 4। अब d2y बाई dx मतलब देखो पहले y था तो y का एक बार अवकलन किया तो dy बाई dx आया। अब यहाँ 2 है ना, तो इसका एक बार और कर दो, इस वाले का एक बार और कर दो, तो d2y बाई dx2, तो इस वाले का एक बार
और अवकलन करेंगे, एक बार और अवकलन करने पर, तो बेटा dy बाई dx का एक बार और अवकलन करेंगे तो d2 बाई dx2, ये आ जाएगा बेटा 2x का आ जाएगा बेटा 1 माइनस 4 का आ जाएगा 0, तो d2 बाई dx2 कितना आया +2। अब आपका चेकिंग पॉइंट है d2 बाई dx2, स्टेप ये रही, एप्लीकेशन ये रहा। अरे यार स्टेप्स तो ये नहीं और सवाल हम कर रहे हैं तो सवाल पे इंप्लीमेंट भी हम यही करते जा रहे हैं, ये रहा सवाल का इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, बोलो चल अब क्या करेंगे, अब सुनो। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड स्टेप नंबर 4, एंड दैट इज चेकिंग पॉइंट। चेकिंग पॉइंट चेकिंग पॉइंट आएगा बेटा, क्या आएगा, चेकिंग पॉइंट। आपने d2 बाई, देखो कहां तक थे अपन, पिछला देखते हैं कि अपन ने कहां तक कर लिया। तो सर अगर हम बात करें तो बेटा हमने d2 बाई dx2 तक निकाल लिया। अब d2 बाई dx2 बेटा, अब इसमें 2 पॉइंट बनाऊंगा। अगर d2 बाई dx2 का मान, इफ d2 बाई dx2 ग्रेटर देन 0 है और इफ d2 बाई dx2 लेस देन 0, एक और बनता है बेटा d2 बाई dx2 बराबर 0। यकीन मानिए हमारे भौतिकी विज्ञान में तो ये कहीं काम नहीं आएगा, कहीं काम नहीं आएगा। हमारी फिजिक्स में से लिख लो, हमारी फिजिक्स में काम नहीं आएगा। या तो तुम उलझोगे, या तो इस चीज से उलझोगे, या तुम इस चीज से उलझोगे। तो यहां मैंने लिख दिया केस 1 और यहां मैंने लिख दिया केस 2। 2 चीजें आने वाली है, केस 1 केस 2। तो दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। क्लियर? तो ये है बेटा केस 1 और ये है केस 2। आइए एक एक करके चेक करते हैं। अगर d2 बाई dx2 का मान ग्रेटर देन 0 आया, d2 बाई dx2 का मान ग्रेटर देन 0 आया तो फलन उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट? तो दिया हुआ फलन निम्निष्ट होगा। सर उच्चिष्ट होगा ना, ग्रेटर देन है? नहीं, ग्रेटर देन है तो निम्निष्ट होगा, उल्टा है बेटा इसमें ना, तो निम्निष्ट होगा। इससे सिर्फ पता चलता है, मैं क्या बोल रहा हूं, d2 बाई dx2 से सिर्फ ये पता चला है कि तुम्हारा फलन निम्निष्ट है। कितना है वो नहीं पता चला, उसने बस इतना बता दिया कि जो भी इसका मान आएगा ना बस होगा निम्निष्ट। सिंपल, इस बिंदु पर, फलाने बिंदु पर। तो अगर d2 बाई dx2 ग्रेटर देन 0 है तो फलन बेटा निम्निष्ट होगा, और अगर d2 बाई dx2 लेस देन d2 बाई dx2 लेस देन 0 है तो फलन उच्चिष्ट होगा। तो फलन उच्चिष्ट होगा, और ये हमारे सिलेबस में या ये हमारे फिजिक्स में काम नहीं आएगा। आइए बेटा सवाल पे चलते हैं। तो स्टेप 4 हो गई। अब चेक करो तुम्हारा d2 बाई dx2 क्या आया था बेटा, हमारे सवाल पे आ रहे हैं हम। d2 बाई dx2 हमारा क्या आया था, +2 आया था। ये +2 आने से ये पता चलता है, +2 आने से ये पता चलता है कि ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। अरे +2 है ना, मतलब ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फलन, हमारा जो स्टार्टिंग का फलन था वो फलन निम्निष्ट होगा, निम्निष्ट होगा। अब मैं आपको बताता हूं गलती कहां होती है कि फलन हमारा निम्निष्ट होगा। हमें ये पता लगा, मैंने क्या बोला अभी यहां पर, हमें आइडिया लगता है, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 है ना d2 बाई dx2 का मान, इससे हमें आइडिया लगा कि मेरा फलन जो है वो निम्निष्ट है। लेस देन होता तो मैं बोलता मेरा फलन जो है वो उच्चिष्ट है। मुझे पता चला है कि ये निम्निष्ट है या उच्चिष्ट है। कितना है उच्चतम मान ये नहीं पता चला, कितना है निम्नतम मान मुझे ये पता नहीं चला। सुन, x का मान तेरा क्या आया था, 2। इस x बराबर 2 का मान पर तेरा ये फलन निम्निष्ट साबित हुआ। मतलब कुल मिलाके तेरा ये फलन निम्निष्ट साबित हो गया। क्यों? क्योंकि d2 बाई dx2 ग्रेटर देन 0 है, अर्थात धनात्मक है। इसको ग्राफ से भी करते हैं बेटा, वो मैं बता नहीं रहा हूँ, ढाल वाल कीजिए, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है वो, है ना। धनात्मक, आप तो सिर्फ इससे कर लो, धनात्मक है। d2 बाई dx2 धनात्मक है, फलन निम्निष्ट होगा, और d2 बाई dx2 ऋणात्मक है तो फलन, अरे लेस देन 0 का मतलब ऋणात्मक है। इसमें क्या दिमाग लगाना, यही लिख लो, ऋणात्मक और धनात्मक।
ठीक है। तो धनात्मक है तो निम्नलिखित होगा, ऋणात्मक है तो उच्चिष्ट ग्रेटर देन 0। मैंने जब d2y बाई dx2 कैलकुलेट किया, मैं और सवाल लेके समझाऊंगा, डोंट वरी। ये तो मैंने आपको स्टेप समझा के और अप्लाई करना सिखाया है, डोंट वरी। लेक्चर को दोबारा देख लेना, मुझे पता है कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, तो हो सकता है बच्चों को समझ में ना आए। d2y बाई dx2 का मान आया +2। ये +2 आते ही मुझे पता चल गया कि ये तो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, तो मैंने लाइन लिख दी कि भैया निम्नलिखित होगा। अब निम्नलिखित होगा तो कितना होगा, तो जो x का मान आपने निकाला था ना, x बराबर 2, अरे यार x बराबर 2, उसको उठा के दिए हुए फलन में रख दो जिसको तुमने y के बराबर माना था, तो मैं निम्नलिखित मान प्राप्त पता चल जाएगा कितना है। तो फलन निम्नलिखित होगा, बस इतना ही है, ये पता चला है। इसका निम्नलिखित मान 2 नहीं है। अरे यार बच्चे पता है क्या बोलेंगे, सर फलन निम्नलिखित होगा और इसका निम्नलिखित मान 2, पागल है क्या? इससे तो ये पता चला कि ये 2 + 2 है, मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, अर्थात धनात्मक है। इसका मतलब फलन निम्नलिखित है, और निम्नलिखित है तो कितना है, x का मान उठा के नहीं 2 रख दे, कहां पर, दिए हुए फलन में। अगर x का मान तूने फलन में उठा के रख दिया तो तुझे निम्नतम मान भी प्राप्त हो जाएगा। आजा बेटा, तो कैसे लिखेंगे, फलन निम्नलिखित होगा, फलन निम्नलिखित होगा और न्यूनतम मान निकालने के लिए x के सभी या x के मानों को, या x के मान को, क्योंकि यहां पर तो अभी एक ही मान आया है, x के मान को उठाकर, मान को तो लिखो, मान को उठाकर दिए हुए फलन में जो सबसे पहले दिया, जिसको हमने y के बराबर माना था, जिसको हमने y के बराबर माना था, तो दिए हुए फलन में मान को उठाकर दिए हुए फलन में रख दो, तथा जो भी मान प्राप्त होगा वही फलन का निम्नलिखित मान होगा। वही फलन का निम्नलिखित मान होगा। तो चलिए बेटा, हमारा दिया हुआ फलन क्या था, y बराबर, यार y बराबर x² माइनस 4x प्लस 6, x बराबर 2 पर, x का मान x बराबर 2 पर यह फलन निम्नलिखित साबित हुआ। तो x का मान 2 रख दीजिए, y न्यूनतम मिल जाएगा आपको। y निम्नलिखित कितना मिल जाएगा, x का मान 2 रखोगे 2² माइनस 4, 2 प्लस 6, तो y बराबर 2 का स्क्वायर रखोगे 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 6, तो y बराबर आया सर 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 6। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये तो 2 आ गया, गलती से आ गया 2, खुश मत हो जाना है सर, x का जो मान होता है वही होता है निम्नलिखित। बेटा यह है थीटा वाली अक्ष है ना, थीटा वाली अक्ष ले लो। तो कुल मिला के बस ये है, ये मान है उच्चतम मान। थोड़ा सा कर्व शेप में लेके जाते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते है ना। ये एक ट्रैक्टर के लिए बनाया बेटा मैंने, ठीक है, नहीं थोड़ा और नीचे ले जाते हैं। तो यह है बेटा अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1। तो साइन थीटा का ना बेटा अधिकतम और न्यूनतम मान 1 और -1, इसी के बीच में साइन की सारी वैल्यू लाई करती हैं, इसी के बीच में साइन की सारी वैल्यू घूमती रहती हैं। एक से ज्यादा कभी भी मत कर देना साइन का मान। अच्छा बहुत सारे बच्चे पता है आंसर में लिख जाते हैं, हम जैसे कॉपियां चेक करते हैं हमें पता हो जाता है जैसे, तो कुछ बच्चे पता क्या लिख देते हैं, आंसर आ जाता है उनका साइन थीटा बराबर 2। पागल है क्या, साइन थीटा का मान 2 लिख जाते हैं, हम देखते काट देते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। अरे 2 कहां से ले आए अधिकतम मान, ये तो वैसे ही गलत है, 1 से ज्यादा नहीं होता कभी भी साइन थीटा का मान। ये देखो ये पीक है बिल्कुल, और वो भी π/2 पर होता है, ये साइन 0 पर 0 होता है। साइन थीटा टेबल याद है, त्रिकोणमिति सिखा चुका हूं। साइन 180 का मान 0, साइन 270 को रेडियन में कन्वर्ट करना भी सिखा चुका हूं, 270 को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में, और ये आ जाएगा 360 2π। ठीक है, तो ये बात आपको भेजे में आ गई क्या, पहले बताओ यार। थोड़ी सी ये सीधी लाइन बन जाए तो ज्यादा सुंदर लगेगी ना, मैं थोड़ा सा इसको सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ चलिए, तो
-1 आ जाएगा। क्लियर। चलिए एक और सवाल आपके सामने लेके आएंगे, या चलिए क्विज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलो एक और सवाल ले ही लो यार, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 फटाफट करवाऊंगा, 7 तुम दोगे, बोलो मंजूर है तो ही करवाऊंगा, हाँ या ना बोल दो। हाँ सर करवा दो, आ जाओ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान। फटाफट आ जा, दिए हुए फलन को y के बराबर रख दे, दिए हुए फलन का अवकलन करके dy बाई डी थीटा निकाल ले, साइन थीटा का कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। सर dy बाई डी थीटा को 0 के बराबर रख दो, मतलब सर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0, अर्थात सर टेन थीटा बराबर 0, या ऐसे कर लो, सॉरी 1, ऐसे कर लो। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नीचे आ जाएगा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। टेन थीटा का मान अगर 1 है तो थीटा का मान π/4 है, 45 डिग्री। थीटा का मान 45 डिग्री, π/4। d2 बाई डी थीटा 2 निकालेंगे। अरे यार x के सभी संभव मान निकालो, निकाल लिया। अब अगली स्टेप में d2 बाई डी थीटा 2 का मान निकालेंगे। तो dy बाई डी थीटा कहाँ है, ये रहा सर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अरे यार कॉस थीटा, पहले dy बाई डी थीटा पता करो कितना है, dy बटे डी थीटा ज्ञात करो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो d2 बाई डी थीटा 2, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा। अरे यार एक बार और अवकलन कर रहे हैं ना, वही वाली लाइन, एक बार और अवकलन करने पर, तो साइन थीटा देखो, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस तो है ही है, तो d2 बाई डी थीटा 2 जो आया वो आया सर माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बेटा मेरे पास जो थीटा है वो π/4 है। अब मैं चेक करके देखूंगा थीटा का मान कि ये d2 बाई डी थीटा 2 ग्रेटर देन है कि लेस देन है। साइन π/4 प्लस कॉस π/4, साइन 45 बेटा 1/√2, कॉस 45 1/√2, ये पता होना चाहिए। तो d2 बाई डी थीटा 2 सर माइनस 1/√2 प्लस 1/√2, सर 1/√2 1/√2 2/√2 2/√2 मतलब √2 और आगे माइनस है। अरे यार बच्चे पता ही नहीं चल रहा ये क्या चल रहा, ओहो सर माइनस √2। बहुत सारे बच्चों को तो हवा ही नहीं लगी सर, एक तेजी से लहर सी आई, पता नहीं क्या हो गया, सवाल खत्म सा ही हो गया। अरे बेटा देख कोई बात नहीं, इधर देख ले, 1/√2 प्लस 1/√2 है ना, लघुत्तम ले लेते हैं, √2 1 प्लस 1 2/√2, √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 गुना √2 और नीचे एक √2, एक √2 से एक √2 कट गया, क्या बचा √2 और आगे क्या है माइनस, तो मैंने क्या लिखा है माइनस √2। बोलो बेटा बात समझ में आई। चलिए तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, d2 बाई डी थीटा 2 निकल गया और सर ये तो लेस देन 0 आ गया। क्या आ गया, लेस देन 0, अर्थात फलन उच्चिष्ट होगा, फलन उच्चिष्ट होगा। और कितना होगा भैया, तो थीटा का मान π/4 उठा के कहाँ रख दे, दिए हुए फलन में कितना होगा, मतलब कितना होगा, मतलब उच्चतम मान पूछ रहे हैं, उच्चतम मान। तो क्या करेगा बेटा, दिया हुआ फलन कहाँ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा मतलब π/4 प्लस कॉस थीटा मतलब π/4, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 2/√2, उत्तर आ जाएगा √2। यही अधिकतम मान है दिए हुए फलन का। समझ में नहीं आ रही बेटा, उच्चतम मान कितना है, तो y का उच्चतम मान √2 है। y कौन है, y क्या है, y है सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अर्थात इसका उच्चतम मान 2 है। क्लियर है, बोलो। चलिए बेटा समय हो चला है, वो इसका उच्चतम महन निम्नतम बता दिया मैंने, बहुत अच्छे से समझाया बेटा। हाँ मना नहीं करोगे कि सर समझ में नहीं आया, बोल दो एक बार मना कर दो तो है। चलिए अगला सवाल करते हैं बेटा, क्विज के माध्यम से सवाल करवाएंगे अब, ठीक है। तो चलिए बेटा सवाल आपके सामने आ रहा है। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान, अरे सर अभी तो करवा के चुके हो, अभी देख के टिक मार दो।
देख के टिक मार दो, ये सब रूट है ना बेटा, ये सब रूट है। चलिए अगला सवाल करते हैं। y बराबर 5x² माइनस 2x प्लस 1 में y का न्यूनतम मान होगा। सवाल बढ़िया है बेटा, कोशिश करिए, सेम वही टेक्निक लगानी है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, सिर्फ हल करके देना है आपको। चलिए हो गया होगा बेटा। तो ये तो अभी बताया बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोल दिया या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बोला इसलिए मैंने थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या है, यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोलोगे तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, नथिंग मोर देन दैट। इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं है कि सर यहाँ एक्स है वहाँ थीटा है। आंसर आ जाएगा √2, क्योंकि अधिकतम मान √2 निकाला था। अरे यार मैं इसको करवा नहीं रहा, यहाँ लिख लो पिछली स्लाइड, यहाँ लिख लो पिछली स्लाइड्स देखें, पिछली स्लाइड्स देखें, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये वाला सवाल करेंगे बेटा, बढ़िया सवाल है, सुनो। y बराबर, अब देखो हमारी इन्होंने पहली स्टेप खुद ही ने खा ली, 5x² माइनस 2x प्लस 1। क्या बोलती थी हमारी पहली स्टेप, याद है? दिए हुए फलन को y के बराबर मानो, और उन्होंने तो y के बराबर मान के पहले ही दे दी। तो बेटा सवाल पानी की तरह साफ है, जैसे कि हमें dy/dx निकालना है। dy/dx निकालेंगे बेटा, 5 तो ऐसी रहेगा, x² का अवकलन 2x माइनस 2, इसको ऐसी रखा, x का अवकलन 1 प्लस 1 का अवकलन 0। तो dy/dx आपके सामने निकल के आ गया होगा बेटा, 5 दूनी 10, तो 10x माइनस 2। हो सर, dy/dx को 0 के बराबर करके x के सभी संभव मान निकालो। तो आइए बेटा, dy/dx है 10x माइनस 2, तो 10x माइनस 2, 10x माइनस 2 बराबर 0, तो 10x बराबर 2, x बराबर 2/10, तो x बराबर 1/5। d2y/dx निकालेंगे, तो आपको पहले dy/dx को पता हो कितना है, 10x माइनस 2। क्या करेंगे, एक बार और अवकलन, जब एक बार और अवकलन करेंगे तो d2y/dx2 पे पहुंच जाएंगे। यही बात समझ में, एक बार और अवकलन करेंगे तो d2y/dx2 पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो करिए, तो 10x माइनस 2, तो 10 का तो 10 ही रहेगा, x का बना जाएगा माइनस 2 का 0। नियत है ना, नियत का अवकलन 0 होता है। तो d2y/dx2 क्या आया सर, d2y/dx2 जो आया, d2y/dx2 जो आया वो आया इक्वल्स टू 10, जो कि बेटा धनात्मक है, ग्रेटर देन 0 है, अर्थात फलन निम्निष्ठ होगा, मान निम्निष्ठ है। साबित हो गया कि भैया निम्निष्ठ है, और सवाल में आपसे पूछा क्या है, निम्निष्ठ मान ही तो पूछा है, बहुत बढ़िया। निम्निष्ठ है, ये साबित हो गया। निम्निष्ठ मान कितना है, तो x के मान को उठा के दिए हुए फलन में डाल दो, तो बेटा x बराबर 1/5 पर मान न्यूनतम होगा। तो बस अब आपका काम पता है क्या है, इस x के मान को उठा के दिए हुए फलन में रख दो। y बराबर 5, x का मान 1/5 का स्क्वायर माइनस 2 1/5 प्लस 1, तो y बराबर 5 गुना 1/25 माइनस 2/5 प्लस 1। इसको हल कर लो, 5 से कट जाएगा, 5 5 25, 1/5 माइनस 2/5, 1/5 माइनस 2/5, तो माइनस 1/5 प्लस 1। तो आना तो चाहिए बेटा, कुछ हल करके ही देखते हैं। आइए, कुछ मैंने गलत तो नहीं किया ना, x का मान 1/5 ही आया, पक्का आया? हाँ सर, x का मान आया 1/5, आपने 1/5 रखा तो 5x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए बेटा, तो 1/5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, 25 आएगा, 25 5 आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा बेटा 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1। तो इसको पहले तो हल कर लेते हैं, 5 एलसीएम ले लेते हैं, है ना, हल करना आता है। 5 एकम 5, 1
माइनस 2 प्लस 1। बोलो यार बोलो, ऐसा ऐसे ऐसे कर लो, अलग अलग हल कर लो, नहीं तो सॉरी इधर 5 बचेगा ना बेटा, 1 थोड़ी ना बचेगा। अरे यार ये 1 एकम 1 है ना, तो 5 आ जाएगा। हल करना आता है, 5 आएगा इधर, क्या आएगा 5। तो बस कितना आ जाएगा बेटा, 5 और 1 6 माइनस 2 4/5। सर 4/5 ऑप्शन है क्या कोई 4/5 का? अगर 4/5 थे तो सही, ऐसे कुछ ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर आ जाना चाहिए। 4/5 है बेटा, ऑप्शन नंबर सी 4/5 इसका न्यूनतम मान होगा। ठीक है, पहले बताओ समझ में आया क्या? पहले बताओ समझ में आया क्या? बोलो क्लियर है क्या? चलिए बेटा अब आपको मैं कुछ और वैरायटी कराता हूँ सवालों की। क्विज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समय है तो अभी हम कुछ और भी पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 ध्यान से सुनना। जैसे y बराबर आपसे बोल देते हैं x² का निम्नतम मान। अब बेटा इसको ग्राफ से कर लेते हैं, वैसे इसका उच्चतम मान नहीं होगा, इसका सिर्फ निम्नतम मान होगा। y बराबर x², चलो सीधा सीधा ही डायरेक्ट ही बता देता हूँ। y बराबर x² का बेटा ग्राफ से भी अगर मैं करवाऊँ ना, तो y बराबर x² का ग्राफ कुछ इस तरीके से खुलता है। तो ये मान है निम्नतम, इसलिए इसका उच्चतम मान नहीं होगा। लिख लो y बराबर x² का उच्चतम मान नहीं होता, उच्चतम मान नहीं होगा, ये मान होगा बेटा निम्नलिखित मान होगा। ठीक है, चलिए y बराबर x²। अच्छा और कुछ अच्छी बातें। प्रश्न नंबर 5 कौन सा सवाल दूं बताइए, अब आप बोलिए, जो सवाल आप बोलेंगे वो सवाल करते हैं। चलिए बेटा एक सवाल आपको मैं बताता हूँ, देखो होमवर्क वाला सवाल है, मैं आपको हिंट देता हूँ। क्या सवाल है होमवर्क वाला? 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 30। 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 21x² माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 30। बेटा आपको जब y के बराबर मानोगे ना, तो 2x³ माइनस 21, हिंट दे रहा हूँ, होमवर्क वाला सवाल, 21x² प्लस 36x y के बराबर मानो, dy/dx निकालो। अब इसमें x के 2 मान आएंगे बेटा, क्योंकि यार द्विघात समीकरण आएगी, 2 को तो ऐसे ही रखेंगे। यार अवकलन करना आता है क्या? तो ये हो जाएगा बेटा 2 को तो ऐसे ही रखो, x³ का 3x²। अरे घात को आगे लाए, एक घात कम कर दी तो 3 आगे आ गई, एक घात कम हो गई, माइनस 21, वही बेटा x की घात है 2x आ जाएगा, प्लस 36, वही बेटा x का 1 आ जाएगा, माइनस 30 का 0। तो dy/dx कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6x² माइनस 42x प्लस 36। ठीक है, तो बेटा dy/dx आ गया, dy/dx को 0 के बराबर रख दो, dy/dx को 0 के बराबर रख के x के सभी संभव मान। तो बेटा dy/dx कितना है? 6x² माइनस 42x प्लस 36 बराबर 0। 6 से भाग दे दे या 6 कॉमन ले ले, x² माइनस 6 सत्ते 42 प्लस 6 बराबर 0। तो बेटा कुल मिला के जो समीकरण रहेगा वो रहेगा सर x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। इसको गुणनखंड करके x के 2 मान आएंगे बेटा, x के 2 मान आएंगे, जैसे थीटा के वहाँ 2 मान आए थे, फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देना, 2 बार अवकलन कर देना, तो d2y/dx2 निकालना। फिर x के जो 2 मान आए अलग अलग चेक करना, जैसे थीटा के 2 मान आए थे तो d2y/dx2 में रख के देखा था, तो d2y/dx2 यहाँ निकाल लेना, और थीटा x के 2 मानों को रख के देखना। अगर ग्रेटर देन 0 है तो निम्नलिखित है, लेस देन 0 है तो उच्चिष्ट है। क्लियर? फिर वहां से फिर जिस मान पर वो उच्चिष्ट होगा, जिस x के मान पर रखने पर वो उच्चिष्ट होगा, उसी मान को दिए हुए फलन में रख देना, उच्चतम मान प्राप्त हो जाएगा या निम्नतम मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए बेटा, तो ये सवाल की मैंने हिंट देके आपको छोड़ी है, क्योंकि ये सवाल आपका होमवर्क वाला है। ठीक है, कोई अपन कर चुके हैं। चलिए बेटा, तो आज अपन क्या सीखे? आज अपन बहुत प्यारा टॉपिक सीखे, उच्चिष्ट एवं निम्नलिखित। सारे पॉइंट्स दिमाग में रखना, स्टेप्स दिमाग में रखना, मैंने स्टेप्स आपको सिखा दिए। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क। देखो x बराबर 1, x बराबर 6 है ना, चेक कर करके देखना, वहां से x के 2 मान आएंगे 1 और 6, वहां पे फिर आपको चेक कर करके देखना किस पर निम्नलिखित है, किस पर उच्चिष्ट है। आधा सवाल मैंने कर दिया, आधा सवाल आप करोगे। यहाँ से ये तो आइडिया लग गया कि सर x के 2 मान आएंगे, एक आएगा और एक 6 आएगा, x बराबर 1 और x बराबर 6। ठीक है, बाकी हल करके देखना, रख के देखना, आपको समझ में आएगा। चलिए बेटा, अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगी समाकलन की। किसकी? समाकलन की। तो आज के लिए तो बेटा इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना।